इंस्पायर्ड के हमारे मित्रों के मन में प्रश्न उठा है कि क्या ये संविधान सचमुच भारतीय है। जिस संविधान के चौखटे में स्वाधीन भारत पिछले 65 वर्ष की यात्रा चलता आया है, उस संविधान के बारे में अब ये प्रश्न उठना थोड़ा विचित्र लगता है, क्योंकि सामान्य जनधारणा है कि इस संविधान को जिस संविधान सभा ने बनाया वो हमारी संविधान सभा थी। उसमें बैठे हुए सब लोग भारतीय थे। उस संविधान सभा के 286 सदस्यों में से 208 सदस्य स्वाधीनता आंदोलन की पुरोधा कांग्रेस के प्रतिनिधि थे। स्वाधीनता आंदोलन का जिन्होंने नेतृत्व किया, प्रत्येक बड़ा नाम उस संविधान सभा में उपस्थित था, चाहे नेहरू जी हों, चाहे सरदार पटेल हों, चाहे मौलाना आज़ाद हों, चाहे राजगोपालाचारी हों, सब वहाँ पर थे। और उस संविधान सभा ने, हमें बताया जाता है कि 3 साल परिश्रम किया। 9 दिसंबर 1946 को उसकी पहली बैठक हुई और 26 नवंबर 1949 को उसने संविधान को अंतिम रूप प्रदान किया। तो 3 साल के परिश्रम से भारत के स्वाधीनता आंदोलन के सभी पुरोधाओं की उपस्थिति में जिस संविधान का निर्माण हुआ, उसके बारे में आज हमारे मन में ये प्रश्न उठे कि क्या ये संविधान भारतीय है, थोड़ा विचित्र लगता है। माने ये प्रश्न उठने का के 2 कारण हो सकते हैं। तो आज का जो दृश्य हम देखते हैं, उस दृश्य को देखकर युवा मन को पीड़ा होती है। उसमें कुछ भी भावात्मक या उदात्त दिखाई नहीं देता। दूसरा, स्वाधीनता के आंदोलन के समय पर जो स्वप्न हमने संजोए, उन सपनों की पूर्ति कहीं पर हमको दिखाई नहीं देती। अब हम सपनों को कहां से जानें? क्या स्वामी विवेकानंद के प्रवचनों को स्मरण करें? क्या श्री अरविंद की वाणी का स्मरण करें? क्या लोकमान्य तिलक के दर्शन में अवगाहन करें? या महात्मा गांधी ने जो चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया, उस पर केंद्रित करें? यहाँ यह स्मरण रखना आवश्यक है कि 1893 का वर्ष भारत की यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। उस वर्ष स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए। कोई उन्हें नहीं जानता था, वहाँ पर उनका कोई परिचय नहीं था। वहाँ पर विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया, एक अपरिचित सन्यासी के रूप में। लेकिन उनकी वाणी का अमेरिका पर इतना भारी प्रभाव हुआ, और स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका से लौटकर आए तो मद्रास के युवकों ने उनके रथ के घोड़ों को हटाकर खुद उस रथ को खींचा। ये भावना का उद्रेक भारत में पैदा हुआ। उसी वर्ष योगी अरविंद, जो इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए थे,
उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष, वे चाहते थे कि उनका लड़का भारतीय संस्कारों से पूरी तरह मुक्त हो और अंग्रेज बनकर भारत लौटे। उन्होंने अरविंद को एक अंग्रेज परिवार में रखा, उनको भारतीयों से दूर रखा, लेकिन अरविंद घुड़सवारी की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए और भारत लौट आए। अरविंद ने लिखा है कि जब मैंने बम्बई के बंदरगाह पर धरती पर पैर रखा तो मेरे अंदर एक विद्युत प्रवाह घूम गया और मुझे लगा कि पश्चिम पीछे छूट रहा है और मैं भारत माता की गोद में आ गया हूं। उसी वर्ष लोकमान्य तिलक ने, उनका उद्घोष था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। वो भिक्षावृत्ति में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि जनता के सामर्थ्य से हमको स्वराज्य मिलेगा और जो लोक जागरण के लिए उन्होंने गणेश उत्सव को, जो पहले केवल घरों में मनाया जाता था, मंदिरों तक सीमित था, उसको सार्वजनिक उत्सव का रूप प्रदान किया और लोक जागरण की एक नई शैली प्रारंभ की। उन्होंने आगे चल करके शिवाजी उत्सव को भी सार्वजनिक रूप दिया और शिवाजी उत्सव के माध्यम से उन्होंने उस लंबे संघर्ष से जोड़ा जो शिवाजी की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। उसी वर्ष एक घटना यह भी घटी कि एक अंग्रेज महिला जो आयरलैंड की थी, एनी बेसेंट, वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए भारत आई और भारत आकर उसने ब्रह्म विद्या पर, अवतारवाद पर, गीता पर, सब पर बहुत उनका अध्ययन किया, प्रवचन दिए, साहित्य छापा और उसने भारतीय वेशभूषा को धारण किया। उसका कहना था कि भारत को पश्चिम से कुछ नहीं लेना है, पश्चिम को भारत से सीखना है। और 1893 में ही एक पांचवी घटना घटी और वो थी कि महात्मा गांधी, जिनको हम अब महात्मा गांधी के रूप में जानते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, वकालत नहीं चल पा रही थी उनकी भारत में और वकालत की खोज में, धंधे की खोज में वो अब्दुल्ला बंधुओं के द्वारा अफ्रीका ले जाए गए और अफ्रीका जाकर के उनका कायाकल्प हुआ। वहां से वे महात्मा बनकर लौटे। जो भारतीय संस्कृति के 4 आधारभूत मूल्य हैं, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इन चारों को उन्होंने अपनी व्यक्तिगत जीवन शैली का और सार्वजनिक कार्यशैली का आधार बनाया और इसीलिए भारतीय समाज ने उनको अपनाया, क्योंकि महात्मा गांधी, आपको शायद 1909 में ही उनके बारे में 2 जीवनियां लिखी गईं। एक जीवनी उनके एक मित्र थे प्राण जीवन मेहता, उन्होंने लिखी और दूसरी जीवनी पोलक ने लिखी। उन दोनों जीवनियों में गांधी जी को एक ऋषि के रूप में प्रस्तुत किया गया। माने आजकल आप पढ़ रहे होंगे कि एक विवाद खड़ा हो गया कि क्या गांधी जी ब्रिटिश एजेंट थे, लेकिन अगर हम गांधी जी की जीवन यात्रा को देखें तो हम पाएंगे कि गांधी जी ने
भारतीय संस्कृति के आधारभूत जीवन मूल्यों को अपनाकर अपने व्यक्तिगत जीवन को ढाला और सार्वजनिक जीवन को भारत के डालने की कोशिश की। उन्होंने 1906 में फोनिक्स आश्रम स्थापित किया। तो गांधी जी भारत आए 1915 में, लेकिन 1909 में उन्होंने हिंद स्वराज लिखा और हिंद स्वराज में उन्होंने घोषणा की कि हमें पश्चिम की सभ्यता नहीं चाहिए, भारत को अपने रास्ते पर विकास करना है। तो माने स्वामी विवेकानंद, श्री अरबिंदो, लोकमान्य तिलक, गांधी जी, एनी बेसेंट, इन सब ने जिस जीवन दर्शन को संस्थापित किया वो भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रतिबिंब था। उनका स्वप्न यही था कि भारत विश्व के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा, एक आध्यात्मिक समाज रचना का, एक नैतिक समाज का उदाहरण प्रस्तुत करेगा। और इसलिए स्वामी विवेकानंद ने तो कहा भी कि मैं देख रहा हूं कि भारत माता नींद से जाग उठी है और वो फिर से जगत गुरु के सिंहासन पर विराजमान हो रही है, आसीन हो रही है। भारत विश्व का मार्गदर्शन करने वाला है। तो भारत की स्वतंत्रता की सार्थकता इस बात में थी कि भारत एक ऐसी समाज रचना को खड़ा करता जो पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय बनती, उदाहरण बनती। पश्चिम का अनुकरण करने के बजाय स्वाधीन भारत को पश्चिम के सामने, विश्व के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। अब जैसे ये जो संविधान बना, उस संविधान की रचना को समझने के लिए हमको संविधान सभा कैसे बनी, संविधान सभा ने काम कैसे किया, संविधान सभा में किसकी क्या भूमिका रही, इसको जानना होगा। अब ये कहा जाता है कि भाई ये जो संविधान सभा बनी वो तो हमारी मांग पर बनी। कांग्रेस ने मई 1934 से संविधान सभा की मांग उठाई, लेकिन कांग्रेस का कहना था कि हमको वयस्क मताधिकार के द्वारा, एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा निर्वाचित संविधान सभा चाहिए। यानी मई 1934 से और नवंबर 1939 तक कांग्रेस के हर कार्यक्रम में, हर मंच पर एक ही डिमांड होती थी, हमको संविधान सभा दो, वयस्क मताधिकार से निर्वाचित संविधान सभा दो। दूसरा था कि 1933 में अंग्रेजों ने 1935 के एक्ट को तैयार करने की भूमिका शुरू कर दी थी। तो कांग्रेस का दूसरा नारा था, हमको 1935 का एक्ट नहीं चाहिए, हम उसको नहीं अपनाएंगे, हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये दो कांग्रेस के स्लोगन्स थे 34 से लेकर के और 39 तक। इसका विरोध कांग्रेस ने क्यों ये मांग उठाई? यहां पर थोड़ा सा मुझे गांधी जी की भूमिका को स्पष्ट करना होगा। 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति एक बहुत बड़ा प्रयास थी। उसकी विफलता के बाद भारत पर अंग्रेजों की राजनीतिक और सैनिक विजय पूर्णता पर पहुंच गई, वो पूर्ण हो गई। 1757 से क्या 1740 से अंग्रेज
भारत में अपने राज्य का विस्तार क्रमशः करते चले जा रहे थे और उस विस्तार के क्रम में उन्होंने एक बड़ी फौज खड़ी की थी जिसको बंगाल नेटिव इन्फेंट्री कहते हैं। उस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के बल पर अंग्रेजों ने भारत को एक एक करके जीता, भारत के राजाओं को एक एक करके जीता। 1857 की क्रांति संगठित सेनाओं और सामंतों का एक बृहद संयुक्त प्रयास था। वो प्रयास असफल हुआ। उसके बाद सेनाओं की और सामंतों की भूमिका लगभग समाप्त हो गई। माने अंग्रेजों ने उसको अपने ढंग से यूज किया, लेकिन स्वतंत्रता उनकी समाप्त हो गई। तो 1857 की उस क्रांति के स्वरूप को देखकर अंग्रेज चौंक गए। उस समय पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का चेयरमैन होता था चार्ल्स वुड, जो भारत का पहला सेक्रेटरी बना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और भारत में गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। उन दोनों का जो पत्राचार है उसको हम पढ़े तो चार्ल्स वुड ने कैनिंग को लिखा कि अगर ये भारतवासी एक हो गए, संगठित हो गए, तो हम यहाँ कैसे खड़े रहेंगे, हम यहाँ टिक नहीं पाएंगे, हमको जाना पड़ेगा। और इसलिए हमारी नीति का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि भारतीय आपस में मिलने ना पाए, उनके अंदर मतभेद पैदा हो, टकराव पैदा हो। तो उन्होंने एक नीति बनाई। उस नीति के द्वारा उन्होंने भारत की विविधता को, क्योंकि जाति की विविधता हमारे बीच में इतिहास से हमको मिली, जनपद की विविधता हमको इतिहास से मिली, इन तमाम विविधताओं का अंग्रेजों ने उपयोग करने का तय किया और इसके लिए उन्होंने बहुत जानकारी इकट्ठा की। यहाँ पर मैं इस बात को रेखांकित करना चाहूँगा कि अंग्रेजों ने हम पर राज किया, उनके राज्य से हम मुक्ति चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों की विशेषताओं को भी हमें स्वीकार करना चाहिए। वे बड़े यथार्थवादी थे। वे यथार्थ को पूरी तरह से जानने की कोशिश करते थे और बहुत दूरगामी योजनाएं बनाते थे। किसी निर्णय को पर पहुंचने के पर उसको क्रियान्वित करने में वो लंबा समय लेते थे। मैं उसका एक उदाहरण दूंगा। उन्होंने तय किया कि हमको भारत में फारसी भाषा के प्रभुत्व को हटाकर अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व स्थापित करना है। ये निर्णय उन्होंने 1832 में लिया। 1832 में ये निर्णय लेने के बाद इंग्लैंड से एक सर्कुलर आया जो तमाम कलेक्टर्स को भेजा गया, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, अगर हमने यह निर्णय क्रियान्वित किया तो उसके क्या परिणाम होंगे। वन राउंड ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस वॉज देयर, उसका उन्होंने अध्ययन किया। फिर दूसरा सर्कुलर भेजा। अब की बार दीवानी अदालतें, निजामत अदालतें, उन सबको भेजा गया कि न्याय व्यवस्था पर इसका क्या परिणाम होगा। और ये सब उत्तरों को इकट्ठा करके, मंगा करके, उनका विश्लेषण करके उन्होंने 1837 में पहला कदम उठाया कि पर्शियन को हटाकर उसकी जगह पर्शियनाइज्ड उर्दू को प्रशासन की, रेवेन्यू की लैंग्वेज के रूप में लागू किया। और
1842 में जाकर के अंग्रेजी को वहां पर लाया। ये उनकी विशेषता है। आज हम अपने देश के बारे में बहुत सी जानकारी जो प्राप्त करते हैं वो उनके प्रयत्नों से प्राप्त करते हैं। उन्होंने हर जिले का गजेटियर बनाया, उन्होंने सेटलमेंट रिपोर्ट्स बनाई। किसी भी नए हिस्से को पर अधिकार स्थापित करने के तुरंत बाद वहाँ पर जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी रिपोर्ट्स बनाई। उन्होंने 1864-65 में जनगणना का प्रोसेस प्रारंभ किया और 1871 में उसको डेसेनियल कर दिया। हर 10 साल में पूरे देश की सेंसस होगी। उन्होंने जातियों, कास्ट एंड ट्राइब्स का सर्वे कराया। एच.एच. रिसेले ने 39 वॉल्यूम्स है मोटे मोटे। भारत के प्रत्येक भाग में कौन सी जाति है, कौन सी ट्राइब है, इन सब की जानकारी उन्होंने इकट्ठा की और अंत में उन्होंने भाषाओं का सर्वेक्षण कराया। जो ग्रेयरसन था उसने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया कराया। माने आज भी हमारे यूनिवर्सिटी सिस्टम में जितनी रिसर्च होती है उसमें ये जो सोर्सेज उन्होंने निर्माण किए यही रेफरेंस सोर्सेज है। आज भी वी हैव नॉट बीन एबल टू रिप्लेस देम। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इस एजुकेशन सिस्टम के बारे में जो भी जानकारी आज हमारे पास है, माने उस समय पर हमारी शिक्षा प्रणाली का रूप क्या था, ये अंग्रेजों के द्वारा छोड़ी हुई है। वो जो धर्मपाल जी की किताब है द ब्यूटीफुल ट्री, वो मैड्रास स्टेट में थॉमस मुनरो ने जो एजुकेशन का सर्वे कराया उसी की रिपोर्ट है। बंगाल में विलियम एडम्स ने वहाँ के बारे में रिपोर्ट सबमिट की जो कि बहुत बाद में हुई। वहाँ का जो टोल सिस्टम है वो लगभग समाप्त हो चुका था, उसके बाद की है। पंजाब के बारे में लाइटनर की है, महाराष्ट्र के बारे में एल्फिंस्टन की है। तो माने अंग्रेजों ने जिस नए क्षेत्र को अपने अधीन किया, वहाँ की शिक्षा प्रणाली क्या है, उसका विस्तार कितना है, उसके अंदर कौन लोग भाग लेते हैं। यानी मेरा ये कहने का अभिप्राय केवल इतना है कि किसी भी राष्ट्र के की नीति बनाने के पहले यथार्थ को जानना, रियलिटी को जानना, ये बहुत आवश्यक है। हमारे अंदर उस प्रवृत्ति का अभाव है, आज भी है। वी आर मोर इमोशनल देन रियलिस्ट। अगर आप कांग्रेस और जिन्ना की लीडरशिप के अंदर के अंतर का अध्ययन करेंगे तो भी आपको ये चीज दिखाई देगी। जिन्ना वॉज ए कोल्ड ब्लडेड रियलिस्ट। जब ये संविधान सभा बनी तो हमारे नेताओं ने गर्वोक्ति करना शुरू कर दी कि ये सॉवरेन है, हम चाहे जो कर सकते हैं। तो जिन्ना ने कहा कि आपको अगर मूर्खों की दुनिया में रहना तो रहिए, ये सॉवरेन नहीं है। कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही है। वो उसका निमंत्रण वायसराय ने भेजा है। पहली मीटिंग वायसराय के निमंत्रण पर हो रही है और आप इसको सॉवरेन कहते। उनका लेकिन हम नहीं मानेंगे इसको, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी उसमें तो हिंदू बहुमत होगा और हिंदू बहुमत हमको स्वीकार नहीं है। तो जिन्ना वाज कंसिस्टेंट इन अपोजिंग दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिमांड। मैंने 1934 से जब कांग्रेस ने डिमांड उठाई तो कंसिस्टेंट था। अब मैंने बात कही थी कि भाई
कांग्रेस ने 1934 में ही वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा की मांग क्यों उठाई? क्या कारण था? व्हाट इज द बैकग्राउंड? तो यहां पर हमको गांधी जी के नेतृत्व को समझना होगा। गांधी जी जब भारत आए तो जैसा मैंने बताया कि वो उन जीवन मूल्यों का प्रतिनिधि बनकर आए, प्रतीक बनकर आए, जो इस देश की चेतना में गहरे समाये हुए थे। और इसी के कारण से भारत ने तुरंत उनको हाथों हाथ ऊपर उठा लिया। माने जब गांधी जी भारत आए तो 10 दैनिक पत्रों ने संपादकीय लिख करके उनके भारत आगमन का स्वागत किया। उनके भारत आगमन को इस तरह से देखा गया कि जैसे मानो कोई अवतार हुआ हो। आप उस समय का पढ़िए। तो गांधी जी आए। गांधी जी के आह्वान पर पहली बार पूरे हिंदुस्तान में एक साथ स्ट्राइक हुई। जलियांवाला बाग की प्रतिक्रिया में मैंने उस जागृति थी, देश के अंदर जागृति उसके पहले ही हो चुकी थी। बंगाल का स्वदेशी मूवमेंट था, पंजाब में लाला लाजपत राय के द्वारा पैदा हुई थी, महाराष्ट्र में लोकमान्य उस समय पर सर्वमान्य नेता थे। माने जागृति थी, लेकिन अखिल भारतीय रूप उसको गांधी के आने के बाद प्राप्त हुआ। यह सत्य है, यह इतिहास का सत्य है। तो गांधी जी आए, 1920 का असहयोग आंदोलन हुआ। 1930 में वो हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नमक सत्याग्रह। उस समय पर गांधी की पॉपुलैरिटी एट इट्स पीक थी। माने उस समय पर लॉर्ड इरविन भारत का वायसराय था। लॉर्ड इरविन हर 15 दिन में एक रिपोर्ट इंग्लैंड भेजता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कि इस आंदोलन की इस समय क्या स्थिति है। वे रिपोर्ट्स आर्काइव्स में उपलब्ध हैं। मैंने उनको पढ़ा है। उन रिपोर्ट्स में इरविन कहता है कि समाज के प्रत्येक वर्ग में यह आंदोलन पहुंच गया है। उसने कहा कि बंबई के व्यापारी घाटा उठा करके भी इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। तो गांधी जी उस समय पर अपनी लोकप्रियता के चरम पर थे, लेकिन ब्रिटिश कूटनीति अपने ढंग से काम कर रही थी। उन्होंने साइमन कमीशन बनाया। उस साइमन कमीशन के अंदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की योजना रखी और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के द्वारा वे उन्होंने भारत में 2 वर्ग पहले आइडेंटिफाई किए थे, एक मुस्लिम और दूसरा देसी रियासतें। मुसलमानों के बारे में अंग्रेजों ने बहुत अध्ययन किया। एक कैप्टन लीज नाम का व्यक्ति था, वो 1854 में भारत आया और भारत आकर के 4 साल उसने मुस्लिम पॉलिटिक्स और मुस्लिम साइकी का अध्ययन किया। 1858 में उसने एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट गवर्नर जनरल को भेजी, वायसराय को भेजी। ये सब डॉक्यूमेंट्स आर्काइव में उपलब्ध है। उस रिपोर्ट में उसने लिखा कि जो मुस्लिम्स हैं वो अपने को भारत की संतान नहीं मानते, वे अपने को आक्रमणकारियों की संतान मानते हैं। वे अपने को भारत का शासक वर्ग मानते हैं और उनकी ये जो साइकी है, इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, इसका हमें विचार करना चाहिए। ये उसने उस रिपोर्ट में लिखा और अंग्रेजों ने उसका उपयोग किया। 1858 की क्रांति में मुस्लिम कंट्रीब्यूशन बहुत अधिक था। अभी तक वो इसको छिपा रहे थे, लेकिन अभी जो 150th एनिवर्सरी हुई है
उस समय पर जो लिटरेचर छपा है, मुस्लिम सोर्सेस की टैपिंग हुई है, उसमें ये तमाम उभर करके आ रहा है कि उसकी योजना कैसे बनी। तीन नाम, मैं उस विषय के विस्तार में नहीं जाऊंगा। तो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद जो मुस्लिम रोल है उसमें, उसको पहचाना और उन्होंने मुसलमानों के प्रति दमन की नीति अपनाई। लेकिन ग्रेजुअली उनको यह समझ में आ गया कि भारत में राष्ट्रीयता की धारा जिस समाज में बहती है वो हिंदू समाज है, और उनको खतरा, उनके साम्राज्य को खतरा हिंदुओं की तरफ से है। क्योंकि मुस्लिम समाज में तो 1857 के बाद पैचअप की भावना पैदा हुई। तो 1869 में लॉर्ड मेयो भारत आया एंग्लो मुस्लिम अलायंस की योजना बनाकर, और वो योजना चलती रही। 1912 में जब यूरोप के अंदर बल्कान युद्ध हुए और उन बल्कान युद्धों में पहली बार ब्रिटेन ने प्रो मुस्लिम लाइन छोड़कर जर्मनी का साथ दिया, तो भारतीय मुसलमानों के अंदर भी असंतोष पैदा हुआ। उसी में से लखनऊ पैक्ट निकला। और लखनऊ पैक्ट किसने किया? लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट ने किया। अब लोकमान्य तिलक तो बहुत दूरदर्शी थे, बहुत गहराई तक सोचते थे। उन्होंने क्यों किया? क्या वो हमसे कमजोर हिंदू थे? नहीं, माने उनकी हिंदू निष्ठा को कोई प्रश्न नहीं कर सकता उस पर। लेकिन स्वतंत्रता प्रेमी थे, वो भारत की स्वतंत्रता चाहते थे। और मुस्लिम नेतृत्व की ये कुशलता रही कि उन्होंने लोकमान्य और एनी बेसेंट वगैरह के दिमाग में ये भरने की कोशिश की कि आप थोड़ी सी देर के लिए ये सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सेप्ट कर लीजिए, उसके बाद तो हम मुख्य धारा में आ जाएंगे। इस आशा में उन्होंने लखनऊ पैक्ट स्वीकार किया। क्योंकि जहां तक अंग्रेजों का सवाल है, उन्होंने 1909 में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया और 1906 में उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना बंगाल में कराई। तो अंग्रेजों की नीति बहुत स्पष्ट थी। 1857 की क्रांति के बाद उन्होंने भारतीय रियासतों को एक दूसरा प्लैंक अपनाया। 1857 के पहले अंग्रेजों की नीति थी रियासतों का विलीनीकरण, उनकी स्वतंत्रता का अपहरण। लेकिन 1857 के बाद उनको लगा कि ये जो रियासतें हैं, दे कैन वर्क एज ब्रेक वाटर्स। पानी के प्रवाह को रोकने के लिए जो बीच बीच में अवरोध खड़े किए जाते हैं, ये उन अवरोधों का काम कर सकती हैं रियासतें। इसलिए इनके अस्तित्व को बचाए रखना यह हमारे हित में आवश्यक है। तो उन्होंने दूसरा प्लैंक चुना इनका, रियासतों का। 1917 में चेंबर ऑफ प्रिंसेस की उन्होंने गठन कर दिया। तीसरा प्लैंक उन्होंने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में खड़ा करना शुरू किया, और वो था हिंदू समाज के कमजोर वर्गों का, पिछड़े वर्गों का, जिनको दलित कहा जाता है, उनका तीसरा प्लैंक उन्होंने बनाना शुरू किया। 1917 ऑनवर्ड्स इस पर उनका फोकस हुआ। और गांधी जी के नेतृत्व में जो स्वतंत्रता का जन आंदोलन देश में खड़ा हुआ,
उसके कारण से अंग्रेजों की ये नीति पूरी तरह से सार्थक नहीं हो पा रही थी, सफल नहीं हो पा रही थी उस समय पर। और 1930 में गांधी जी की लोकप्रियता चरम शिखर पर थी। वहां पर ब्रिटिश डिप्लोमेसी ने बड़ी भारी सफलता प्राप्त की। उन्होंने लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में एक वार्तालाप आयोजित कराया, गांधी इरविन टॉक्स। अब गांधी इरविन टॉक्स में गांधी जी क्यों गए, ये अभी एक रहस्य है, अभी इसका पूरा उत्तर नहीं मिला है। क्योंकि गांधी जी 27 जनवरी की रात को जेल से रिहा हुए और उन्होंने लॉर्ड इरविन को 11 शर्तें अपनी लिख करके भेजी, मांगे। उसने उनको नहीं माना और 13 फरवरी 1931 तक गांधी जी हर पत्र में ये लिख रहे हैं कि पता नहीं कि वार्तालाप होगा कि नहीं होगा, आई डू नॉट नो, कि मुझे बात करने के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। एंड सडनली वो वार्तालाप करने के लिए तैयार हो गए। व्हाई डिड इट हैपन, ये क्यों हुआ, इसका कोई प्रामाणिक उत्तर वेल डॉक्यूमेंटेड अभी हमें प्राप्त नहीं है। और इरविन से मिलते ही गांधी जी ने लाहौर अधिवेशन में जो 4 चीजें तय करवाई थी, पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज्य, दूसरा था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार, तीसरा था नो काउंसिल एंट्री, चौथा था कि जो काउंसिल के मेंबर हैं दे शुड रिजाइन। लेकिन गांधी इरविन टॉक में ऑल दीज 4 डिसीजंस ऑफ लाहौर कांग्रेस वेर साइडलाइन। क्यों हुआ, यह इतिहास का एक रहस्य है। मने और यहां से 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। अंग्रेजों ने गांधी जी को बहुत महत्व देने के लिए उस पैक्ट को जानबूझकर गांधी इरविन पैक्ट कहा, टू क्रिएट एन इम्प्रेशन कि हमारा जो वायसराय है वो गांधी के साथ पैक्ट कर रहा है। उस समय पर चर्चिल ने कि एक बड़ी प्रसिद्ध सेइंग है कि मुझे ये देख करके परेशानी हो रही है कि एक यूरोप का नंगा फकीर वायसराय भवन की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ ऊपर जा रहा है और हमारे वायसराय के साथ बराबर के बैठ करके बात कर रहा है। यानी दिस वाज ओनली टू गिव इंपॉर्टेंस टू दोज निगोशिएशंस। हम लोग गदगद हो गए। उस समय पर गांधी जी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी को दिल्ली बुला लिया था, लेकिन अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस को जेल में बंद कर दिया था। 5 मार्च को वो समझौता हुआ, 15 मार्च को उन्होंने सुभाष बोस को रिलीज किया। 15 मार्च को सुभाष बोस रिलीज होते ही दौड़े गांधी जी से मिलने के लिए। गांधी जी बम्बई में थे, वो बम्बई गए और बम्बई से गांधी जी के साथ ही ट्रेन में बैठ करके वे दिल्ली आए। तो उनकी पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल, और उसके बाद उन्होंने उस यात्रा पर भी एक लेख लिखा। सुभाष चंद्र बोस ने लिखा कि मैं रास्ते भर आश्चर्यचकित था। रात को 12 बजे 2 बजे हजारों की भीड़ हर स्टेशन पर गांधी जी की जय जयकार करने के लिए आती थी। उन्होंने कहा कि जिस समझौते को हम भारत विरुद्ध समझ रहे थे उसका जनता में इस तरह से जय जयकार हो रहा है, बोले ये तो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता, केवल भारत में ही हो सकता है। तो अंग्रेजों ने भी उस पैक्ट को बहुत अधिक महत्व दिया
और उसमें गांधी जी को उसका पूरा श्रेय दिया, जबकि वास्तविकता ये है कि लॉर्ड इरविन ने गांधी जी की एक भी मांग को स्वीकार नहीं किया, और जो उनकी दो चिंताएं थी कि गांधी जी अपना अनशन स्थगित, अपना आंदोलन स्थगित कर दें और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएं, जो दो उनकी चिंताएं थी, इन दोनों को गांधी जी ने स्वीकार कर लिया। ये एक हमारे इतिहास का उलझा हुआ प्रश्न है। उस पर नेहरू की प्रतिक्रिया भी उनकी ऑटोबायोग्राफी में उपलब्ध है। सुभाष चंद्र बोस का तो मैंने अभी आपको बताया कि उनका लेख उपलब्ध है। ये इतिहास के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमें खोजना है। यहां से गांधी जी एक प्रकार से, जो गांधी जी के और अंग्रेजों के बीच में एक कूटनीतिक युद्ध प्रारंभ हुआ था, माने पहली बार गांधी जी ने राजनीति की पहल अंग्रेजों से छीन ली थी। 1858 की क्रांति के बाद पॉलिटिकल एजेंडा अंग्रेज तय कर रहे थे, हम केवल उसको क्रियान्वित कर रहे थे या रिएक्ट कर रहे थे। गांधी जी के भारत आने के बाद गांधी जी ने वो पहल अंग्रेजों से सुन ली। गांधी जी की भाषा उनको समझ में नहीं आती थी। अहिंसा, सत्याग्रह, उपवास, अंतरात्मा, ये सब अंग्रेजों को समझ में नहीं आती थी, और वो गांधी जी का अगला कदम क्या होगा इसको वो उसकी कल्पना नहीं कर पाते थे। तो इट वॉज ऑल अनप्रेडिक्टेबल, और इसलिए गांधी जी ने वो पहल उनसे छीन ली। लेकिन इस गांधी इरविन पैक्ट के बाद वो पहल गांधी जी से छीन करके फिर अंग्रेजों के पास चली गई। इसका अध्ययन बहुत आवश्यक है। मैंने पांचजन्य में इस विषय पर 5 लेख लिखे थे, जिसके अंदर इसको समझने की कोशिश की थी उस समय। तो उसके बाद ही आप देखते हैं गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, अकेले गए, जबकि इरविन ने उनको 15 से 20 लोगों का डेलीगेशन ले जाने की छूट दी थी। अगर 15-20 लोग उनके साथ गए होते तो उसमें दलित भी होते, ईसाई भी होते, सवर्ण भी होते, मुस्लिम भी होते, और कांग्रेस का एक अलग बिंब बनता। गांधी जी अपनी उस वेशभूषा में, जो एक हिंदू संत की वेशभूषा थी, उसमें इंग्लैंड गए, और उसके कारण से वहां के मीडिया ने गांधी को एक सवर्ण हिंदू नेता के रूप में चित्रित किया। तो ऐसी कई चीजें। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस वॉज रिड्यूस्ड टू द लेवल ऑफ स्मॉल पार्टीज, उनके बराबर में कांग्रेस को खड़ा कर दिया। गांधी जी ने कहा भी वहां पर, उनके भाषणों में ये बात आई भी है। तो इस प्रकार उसके बाद फिर कम्युनल अवार्ड आया। कम्युनल अवार्ड के बाद पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट में आरक्षण आया, और ये आरक्षण आज तक हमारी राजनीति का नासूर बना हुआ है। अभी 3 दिन से फिर इस पर चर्चा हो रही है, जाटों के आरक्षण को लेकर। तो ये वो पहल गांधी जी के पास से निकल गई। मुस्लिम प्रश्न तो था ही, उधर रियासतों का प्रश्न था, इधर ये दलित वर्ग का प्रश्न खड़ा हो गया। तो कांग्रेस को ये लगा कि भाई यदि वयस्क मताधिकार पर आधारित कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने तो वो नेशनल इथॉस को रिप्रेजेंट करेगी। उनका सोच ये था कि ये जो नेता हैं ये टकराव पैदा करते हैं। समाज का जो मानस है वो राष्ट्रवादी है, और इसलिए समाज में जो राष्ट्रीयता व्याप्त है
उसको व्यक्त करने के लिए हमको वयस्क मताधिकार पर आधारित कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बुलाना चाहिए। यह उनका सोच था। और इसलिए जो गांधी जी काउंसिल एंट्री का विरोध कर रहे थे, उन्होंने ही पटना में 15-16 मई 1934 को पटना में पहली बार ये प्रस्ताव पास कराया कि हमको वयस्क मताधिकार पर आधारित कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। एक समस्या और थी गांधी जी के सामने। वो समस्या ये थी कि अंग्रेजों ने प्रारंभ से ये नीति बनाई थी कि भारतीय समाज में ऐसे वर्ग को छांटना जो सत्ता में आने के लिए व्याकुल हो, और इसलिए काउंसिल एंट्री का जो शस्त्र है उसका इस्तेमाल वो इसके लिए करते थे। 1933 में गांधी जी ने बहुत कोशिश की कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नए सिरे से शुरू किया जाए, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व उसके लिए तैयार नहीं था। गांधी जी ने पुणे में एक सम्मेलन बुलाया जिसमें कांग्रेस के जो नेता जेल से बाहर थे उन सबको उसके अंदर बुलाया गया। वहां पर गांधी जी ने बहुत कोशिश की कि भाई या तो आप जेल जाइए या आप कॉन्स्ट्रक्टिव प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कीजिए, बट द कांग्रेस वे आर नॉट प्रिपेयर टू डू इट। कई लोगों ने आशा फैलाने, कई लोगों ने पत्र लिखे कि अब तो आप हमको काउंसिल में जाने दीजिए। वो समय भी गांधी जी के लिए बड़े परेशानी का समय था। उन्होंने उनके वो पढ़िए आप उस समय पर गांधी जी हर उसमें लिख रहे हैं कि इस समय पर मेरी पहली चिंता ये है कि कांग्रेस जनों की मूर्छा को कैसे दूर किया जाए, उनको कैसे एक्टिवेट किया जाए। दैट इज माय मेन कंसर्न। और इसलिए उन्होंने कहा कि भैया कांग्रेस को इस समय पर काउंसिल एंट्री की छूट देकर के ही चैतन्यमय किया जा सकता है, तो उन्होंने काउंसिल एंट्री की छूट दे दी। 1939 नवंबर में गांधी जी ने हरिजन में एक लेख लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि मैं बहुत विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा के द्वारा ही भारत की समस्याएं हल हो सकती हैं। ये जो सांप्रदायिकता का प्रश्न है ये उसी से हल हो सकता है, ये उनको लगता था उस समय, उन्होंने लिखा। लेकिन उस संविधान सभा की मांग का विरोध 3 तरफ से हो रहा था। एक मुस्लिम लीग की तरफ से, उनका आर्गुमेंट जो बिल्कुल ठीक था कि भाई कोई भी वयस्क मताधिकार पर आधारित संस्था बनेगी तो उसमें हिंदू मेजॉरिटी होगी, हिंदू मेजॉरिटी होगी वो हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा विरोध आ रहा था अम्बेडकर की तरफ से। अम्बेडकर का ये सुविचारित मत था कि 1935 का एक्ट पर्याप्त है, भारत को नए संविधान की आवश्यकता नहीं है। ये उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी कहा। तीसरा विरोध आ रहा था अंग्रेजों की तरफ से। अंग्रेज कह रहे थे कि भाई आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की आवश्यकता ही नहीं है। उसमें जो सबसे इन्फॉर्म्ड व्यू था वो एक अंग्रेज थिंकर था, रेगिनाल्ड कूपलैंड। रेगिनाल्ड कूपलैंड ने कहा कि ये डिमांड नेशनल डिमांड है ही नहीं। कांग्रेस कह रही है कि पूरे नेशन की डिमांड है। दिस इज नॉट ए फैक्ट। कांग्रेस रिप्रेजेंट्स ओनली कास्ट हिंदूज, नॉट द होल हिंदू सोसाइटी। उसने कहा कि मुसलमान इसके खिलाफ हैं, अंबेडकर के फॉलोअर्स इसके खिलाफ हैं, तो ये नेशनल डिमांड नहीं है। तो अंग्रेजों ने इस डिमांड का विरोध किया। उसमें
सेकेंड वर्ल्ड वार आ गई 1939 में। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कांग्रेस ने असहयोग का निर्णय किया, उनके मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया और उस त्यागपत्र के कारण से कांग्रेस का जो भी थोड़ा बहुत लीवर था सत्ता में वो खत्म हो गया। अगर कांग्रेस 7 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी, अगर कांग्रेस पावर में होती तो ज्यादा बार्गेनिंग कर सकती थी, लेकिन वो अलग हो गई। उस समय पर अंग्रेजों ने ये जो कांग्रेस की डिमांड है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, इसकी हाईजैकिंग कर ली। दे हाईजैक्ड इट। युद्ध के शुरू होने के बाद 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिलिथगो ने अपने वार एम्स की का स्टेटमेंट देते हुए ये कहा कि युद्ध समाप्त होने के बाद हम भारतीयों को उनका संविधान बनाने की पूरी छूट देंगे। इसके आगे उसने स्पेल आउट नहीं किया। फिर मार्च 1942 में ट्रिप्स भारत आया और ये जो रेजिनाल्ड कूपलैंड है ये 1941 में भारत आ गया था। 1 साल वो भारत में रहा। 1 साल भारत में रह करके उसने भारत की राजनीति का अध्ययन किया। जो बात मैंने प्रारंभ में कही थी कि वो बड़े यथार्थवादी होते थे, उसने उसका अध्ययन किया और क्रिप्स मिशन में उसको जोड़ लिया गया कूपलैंड को। कूपलैंड के 3 वॉल्यूम्स हैं द इंडियन प्रॉब्लम, उसको हर एक राष्ट्रवादी को जरूर पढ़ना चाहिए कि रियलिस्टिक पॉलिटिक्स कैसी होती है। तो उन्होंने कर लिया। अब यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठता है कि 1857 के बाद अंग्रेजों की नीति का लक्ष्य था कि हमें भारत से जाना नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में जो हमारा स्थान है इकोनॉमिक पावर के रूप में, पॉलिटिकल पावर के रूप में, वो भारत के कारण से, तो हमें भारत से विड्रॉ नहीं करना है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होने के बाद किसी पॉइंट पर पहुंच करके अंग्रेजों को लगा कि अब हमको जल्दी से जल्दी भारत से जाना चाहिए, यहां रहना हमारे लिए खतरनाक है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? हमारे इतिहास की पुस्तकें तो इसका पूरा श्रेय गांधी जी के नेतृत्व में जो जन आंदोलन चला उसको देती है। उसका योगदान है, निश्चित रूप से है। लेकिन अंग्रेजों के भारत छोड़ने के निर्णय पर पहुंचने में उसका निर्णायक योगदान नहीं। उस समय पर उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी आजाद हिंद फौज। उस समय पर लाल किले में आजाद हिंद फौज पर मुकदमा चल रहा था। दिल्लो सैगल शाहनवाज, लाल किले से आई आवाज, दैट वाज द स्लोगन एट दैट टाइम। और वो इतना पॉपुलर था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने कहा था सुभाष चंद्र बोस के लिए कि वो क्योंकि तोजों के झंडे के नीचे आएंगे तो मैं सबसे पहले उनके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, वे भी काला कोट पहन करके वकील बन करके उस मुकदमे में पहुंच गए। माने टू आइडेंटिफाई विद पॉपुलर सेंटिमेंट, ही ऑल्सो जॉइंड इट। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था। दूसरा कारण ये था कि ब्रिटेन इकोनॉमिकली उस युद्ध के कारण से बहुत कमजोर हो गया था। और तीसरा कारण यह था कि उस युद्ध में ब्रिटेन वॉज रिड्यूस टू ए पावर नंबर 3। अमेरिका एंड सोवियत यूनियन, दे इमर्ज एज पावर नंबर 1 एंड पावर नंबर 2। ब्रिटेन वॉज रिड्यूस टू पावर नंबर 3। इन सब कारणों को मिलाकर के किसी एक बिंदु पर अंग्रेजों ने यह तय किया कि हमको भारत को छोड़ देना चाहिए।
चले आना चाहिए। और जो आर्मी उन्होंने 1857 के बाद खड़ी की थी, आईएनए के कारण से उस आर्मी की लॉयल्टीज भी डाउटफुल हो गई थी। और आपको ध्यान ही है नेवल म्यूटनी हुई उस समय पर। तो इन सब कारणों को मिला करके अंग्रेजों ने किसी एक पॉइंट पर पहुंच करके ये तय किया कि हमको भारत से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन वो चाहते थे कि बाहर निकलने के बाद भी भारत हमारे रास्ते पर चले। इसके लिए उन्होंने ये तय किया कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पहले इंटरिम गवर्नमेंट बनना चाहिए। वेविल की, लॉर्ड वेविल का एक बहुत इंटरेस्टिंग पत्र है चर्चिल के नाम, क्योंकि चर्चिल वॉज द प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम। उसके नाम एक पत्र है कि भाई कांग्रेस की जो सेकंड रैंक लीडरशिप है उसको तो हमने अपने पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट बना लिया, असेंबलीज के चुनावों के माध्यम से दे हैव बिकम पार्ट ऑफ अवर पॉलिटिकल सिस्टम। लेकिन जो सेंट्रल लीडरशिप है वो अभी बाहर है, उसे भी हमें अपने सिस्टम में लाना चाहिए। और इंटरिम गवर्नमेंट के माध्यम से वो इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते। आप देखा कि इंटरिम गवर्नमेंट में टॉप लीडर्स थे, राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, पटेल, आज़ाद, टॉप लीडर्स उसमें थे। अंग्रेज़ों ने ये तय किया, उन्होंने अपना पूरा टाइम टेबल बनाया कि भाई हमें पहले उन्होंने असेंबलीज के चुनाव करवाए। असेंबलीज के चुनाव 1935 के एक्ट के अंडर में कराए। 1935 के एक्ट में उन्होंने केवल 15% फ्रेंचाइज दी थी, केवल 15% फ्रेंचाइज थी। तो वो असेंबली के चुनाव पहले करा दिए। तो उसमें लिखा कि भाई जितनी कांग्रेस की सेकंड रैंक लीडरशिप है ये सब असेंबलीज के अंदर पावर प्रोसेस का पार्ट बन गई है। सेंट्रल लीडरशिप होती है, उसको हमें लाना चाहिए उस प्रोसेस में। तो एमरी ने ये भाषण दिया, वहां से आकर के वेविल ने पूरा टाइम टेबल बना दिया। टाइम टेबल बनाने के बाद कैबिनेट मिशन आ गया। कांग्रेस का कहना था कि नहीं हमको ये नहीं चाहिए, हमको एडल्ट फ्रेंचाइज पर चाहिए। उन्होंने कहा भाई एडल्ट फ्रेंचाइज हम देना तो चाहते हैं और आइडियल सिचुएशन वही होती, लेकिन देखिए प्रॉब्लम है, अगर हम एडल्ट फ्रेंचाइज की वेट करते हैं तो 2 साल लग जाएंगे। 2 साल हम पावर ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। अगर आपको पावर ट्रांसफर कराना है, जल्दी कराना है, तो जो प्रैक्टिकल है उसको अपनाइए। तो माने इंटरेस्टिंगली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी? एडल्ट फ्रेंचाइज से नहीं बनी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चुनाव इनडायरेक्ट हुए, पहले असेंबलीज के चुनाव हुए। असेंबलीज में जो लोग चुनकर आए, मेंबर्स ऑफ द असेंबलीज, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव किया। तो माने गांधी जी और कांग्रेस जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग कर रहे थे वो पूरी नहीं हुई। इट वॉज ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली indirectly elected by a 15% franchise। इस प्रकार वो अब जब वो असेंबली की घोषणा हो गई तो मिस्टर जिन्ना ने कह दिया कि मैं तो उसमें नहीं आऊंगा। 80 सीट 78 सीट मुस्लिम्स के लिए थी। उस 78 में से 73 सीट मुस्लिम लीग ने जीती, केवल 5 सीटें नॉन मुस्लिम लीग मुस्लिम्स को मिली। तो जिन्होंने कहा हम तो नहीं आएंगे। हमारी लीडरशिप कितनी इमोशनल हो सकती है इसका एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान अनाउंस हुआ। 17 मई को
सरदार पटेल ने के मुंशी को एक पत्र लिखा कि अब पार्टीशन नहीं हो सकता, अब हमारा जो अखंड भारत का स्वप्न है वो पूर्ण होगा। अब पटेल वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल लीडर्स इन कांग्रेस लीडरशिप। उनका ये पत्र है। गांधी जी ने 20 मई को लिखा, इससे अच्छा स्टेटमेंट कोई हो ही नहीं सकता था। दिस इज द बेस्ट स्टेटमेंट विच द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड प्रोड्यूस, ये उन्होंने लिखा। मैंने जो बात मैंने प्रारंभ में कही थी कि हम इमोशनल रहे हैं, रियलिस्टिक अप्रोच हमारा नहीं रहा। अब आप देखिए कि जिन्ना का उदाहरण लीजिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वर्किंग को मैं बाद में लूंगा, अभी तो थोड़ा सा गैप कर देते हैं। तो पहली बात जिस बात को समझना है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली which claims to have prepared this constitution was not the constituent assembly demanded by Congress and Congress leadership. It was on British terms that we got the constituent assembly. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पूरी आउटलाइन कैबिनेट मिशन प्लान के 18 से 20 तक के जो आर्टिकल्स है, कैबिनेट मिशन प्लान बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, उसमें 18 से लेकर के 20 तक जो 3 उसके वो हैं आर्टिकल्स, उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पूरी आउटलाइन दी हुई है। आप पहले क्या करेंगे, बाद में क्या करेंगे, आप के काम करने का। और उसमें भी वीटो वाज विद ब्रिटिश पार्लियामेंट। जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएगी, दैट विल हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। उस समय पर ये थी। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसकी जो स्थापना हुई वो भारत की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित नहीं करती थी। ये पहला बिंदु है जिसे हमें ध्यान में रखना होगा। मुस्लिम लीग ने बायकॉट कर दिया, रियासतों ने अपने नॉमिनीज नहीं भेजे। 93 सीट्स रियासतों को दी गई थी और रियासत जो है, एवरी प्रिंस वाज टू नॉमिनेट हिज रिप्रेजेंटेटिव और हर रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने नॉमिनेट नहीं किए। तो गांधी जी ने 4 दिसंबर 1946 को नोआखाली से एक पत्र सरदार पटेल को भेजा। उन्होंने कहा, भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये तो तुम्हारी है नहीं, ये तो ब्रिटिश सरकार की है, कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर बनी है और कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार उसमें मुस्लिम लीग का और रियासतों का पार्टिसिपेशन आवश्यक है। और अगर वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीनिंगलेस है। ये उन्होंने पत्र लिखा। 26 नवंबर 1946 को उन्होंने जीडी बिरला को एक नोट लिखा कि भाई मुझे लगता है कि अगर मुस्लिम लीग और रियासतों के बिना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई तो उसको संगीनों की साया में बैठना पड़ेगा। इट विल हैव टू बी प्रोटेक्टेड बाय बायोनेट्स। और उनका कि इसके बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ एक नया पैक्ट होना चाहिए, या आप डायरेक्टली मुस्लिम लीग और उनके साथ पैक्ट करें। तो जिस उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि वर्तमान स्थिति में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक बुलाना बेकार है, क्योंकि ये आपकी आवश्यकताओं को या शर्तों को पूरा नहीं करती। लेकिन उस समय पर लीडरशिप बहुत जल्दी में थी। उनको लगता था कि भाई सत्ता का हस्तांतरण चलना नहीं चाहिए।
अंग्रेज भी जाने की जल्दी में थे। तो दे पुश्ड आवर लीडरशिप टू एक्सेप्ट इट। अभी मैं यहां छोड़ देता हूं।